क्वेश्चंस भी बहुत आराम से करे थे। और उम्मीद है कि आप में से सभी लोग मुझसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाता है यहाँ साफ दिख रहा है, इसको साइड में करने पर 9 के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225a² प्लस में 9 टाइम्स b² प्लस के अंदर 25c² माइनस का 75ac और माइनस का 45ab और माइनस का 15bc इक्वल टू 0। ये दिख रहा है हमारे को, है ना। मैं आपको ये सलाह दूंगा, हर चीज़ का डबल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो डबल करने से क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा ध्यान से सोच के रखना कि हमने हर चीज़ का डबल कर लिया है। तो ये अपने आप में 15a का होल स्क्वायर है, राइट है। ये अपने आप में 9b² है जो कि 3b का स्क्वायर है। मैं माइनस का 3b का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि चीज़ के अंदर हमने ऐसा करा। अच्छा, मैंने कहा था हर चीज़ का डबल रखना आप अपने पास, तब तक आपने ऐसा किया। जिस दिन आप इसे खोलेंगे आपको एक 225a² दिखेगा, प्लस में 9b² दिखेगा, एक माइनस का 90ab भी दिखेगा। अब देखिए 225a² हमारे पास पड़ा है 9b का स्क्वायर हमारे पास पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है साहब, बिल्कुल पड़ा है। एक माइनस का 90ab दिख रहा है, लेकिन माइनस का 90ab की जगह पे 45ab है। तो सर ये माइनस का 45 अपन ने डबल करने की वजह से लिया होगा, लेकिन सर आपने 225 का तो डबल नहीं करा। मैंने कहा नहीं करा, बिल्कुल अभी अपनी तरफ से इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैंने अपनी तरफ से 45 से भी एक बार के लिए कहीं छुपा के रखा हुआ है, वो भी दिखेगा आपको, राइट। अच्छा, अब अपनी तरफ से आगे बढ़ते हैं। मैं एक 15a दोबारा से यूज कर रहा हूँ। इस 25c को देखते हुए मैं जानबूझ करके, ये 5c का होल स्क्वायर है तो माइनस में 5c का होल स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने इसे खोला तो क्या मुझे 225a² दिख रहा है? आपको कहिए यस सर। एक प्लस के अंदर आपको 25c² दिख रहा है, आप बोलोगे यस सर। एक माइनस के अंदर 150ac दिख रहा होगा, हाँ, जो कि 15 हमारे पास में अगर देखा जाए तो, अगर ध्यान से देखा जाए तो 75ac सर, इसका डबल है। हाँ, मैंने कहा था डबल यूज करना। अब आप बताइए क्या आपको 225a² का डबल दिख गया? दिख गया? दिख गया? नहीं दिखा? रुक जाओ, एक कदम और चलते हैं फिर, ठीक है ना। अब तक मैंने 15a का स्क्वायर दो बार यूज में ले लिया है। 3b और c को लेकर के, 5c को लेकर के मैंने किसी तरह कोई कमेंट नहीं करा, तो मैं जानबूझ करके इसे 5c माइनस 3b का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। थोड़ी सी देर के लिए और हिम्मत करके एक 25c² और आने दीजिए, प्लस में 9b² और आने दीजिए, माइनस के अंदर 15 3 डबल करके 30bc इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ समझो, अब ध्यान से देखना, क्या मेरे पास 25c² दो बार हो गया? हाँ हो गया। क्या मेरे पास 9b² दो बार हो गया? बिल्कुल हो गया। मतलब मैंने 225a का स्क्वायर का डबल यूज कर लिया है, 9b² का डबल यूज कर लिया है और 25c² का डबल यूज कर लिया है। तो मेरे को 75 ac का डबल 150ac की जरूरत थी, वो मैं यूज कर चुका हूँ, राइट है। इसके बाद में मेरे को 45ab के डबल की जरूरत थी, मतलब 90ab, वो मैं यूज कर चुका हूँ। साथ में मैंने 30bc भी यूज कर लिया। मैंने हर चीज का डबल यूज करा है। मैंने एक तरह से सब चीजों का डबल करा होगा, और करने के बाद में उसे जानबूझ करके इस तरह से तोड़ा होगा कि मेरे पास में ये चीज किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन करके सामने आ जाए। अच्छा खैर, ये सारी चीजें तो मैंने अपने दिमाग में करी। अब पॉइंट पे चलते हैं। हमको ये भी पता होगा कि सारी के सारे स्क्वायर जो होते हैं वो सारे नॉन नेगेटिव होते हैं। एक तरह से ध्यान से अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो तीन पॉजिटिव का सम अगर 0 आ रहा है तो ये तभी संभव है जब तीनों के तीनों एक साथ 0 हो रहे हो। तो कहना मतलब ये कि जरूर 15a माइनस 3b भैया भी 0 रहे होंगे, उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली 15a माइनस में 5c भैया भी 0 रहे होंगे। एक तरह से देखा जाए तो 5c माइनस 3b भैया भी 0 रहे होंगे। अगर आप समझते हैं तो आपको यहाँ से इस लाइन से ये समझ में आ जाएगा कि 15a, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3b हुआ ही होगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि a/b, है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा। 15a इज इक्वल टू 3b। अच्छा, यहीं रुक जाते हैं। यहाँ से देखा जाए तो 15a इज इक्वल टू में 5c भी दिख रहा होगा। हाँ, इधर से देखा जाए तो 5c इज इक्वल टू में 3b भी दिख रहा होगा। हाँ, अगर मैं तीनों को मिला के देखता हूं तो 15a मेरे लिए इक्वलेंट है 3b के, और 3b मेरे लिए इक्वलेंट है 5c के। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब भी तीनों बराबर है। एक से ज्यादा बार इक्वल होने पर हम उसे एक ही जैसे नंबर से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल एक रूटीन में रहे हैं। तो मैंने अगर बाय द वे इसे डिवाइड करा, एक जैसे नंबर 15a से डिवाइड कर लेते हैं, क्या कहते हो आप? अगर मैंने 15a डिवाइड बाई 15, 3b डिवाइड बाई 15, 5c डिवाइड बाई 15 कर लिया, तो मुझे यहां से एक और बात समझ में आती है, a/1, b/5, ठीक है ना, c/3। मैंने इस तरह से लिया इसे यूज में। अगर मैंने ऐसा करके इसे इक्वल टू के लिख लिया तो करा जा सकता है। याद है के रूल है हमारे पास में रेशो के दौरान। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? के। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 3k। और सॉरी, बी की वैल्यू मेरे पास में आ रही है 5k। हाँ, और सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3k। क्या कहते हो आप? मतलब मेरे पास में ये थी 15।
अब यहां से ये समझने की बात है कि 15 फिर 3 फिर 5 सी आ रही है। अगर मैंने इक्विवेलेंट कर लिया तो बी की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 5 आ रही है और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू मेरे पास में 5 क्या आ रही है और सी की वैल्यू मेरे पास में 3 लेंदा आ रही है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो सर बी का डबल तो सर ए और सी के सम के बराबर नहीं है, लेकिन क्या मैं सी के डबल की बात कर सकता हूं? सी का डबल कितना हुआ? आप कहोगे 6 के। क्या वो ए और बी के सम के बराबर है? हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर, ये तो बराबर है। इसका मतलब पक्की बात है ए सी बी। क्या बोला? ए सी बी। ए सी बी या बी सी ए, ये तीनों किस में दिख रहे हैं मुझे? एपी में। हाँ सर, ये तो एपी में है एग्जैक्टली। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बैठेगा? बी सी ए किस में है? एपी में, माने ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्या ये बात पकड़ में आई? हाँ। इसका मतलब ये कि ये अपने आप में बहुत ही सिंपल परंतु अच्छा क्वेश्चन था, और थोड़ा बहुत जो बुक्स में देखने को मिलता है उसे थोड़ा सा हटा करके चीज़ों को बनाया गया था। कुछ एक चीज़ों में तो चेंजेस करना बहुत ज़रूरी भी है, तभी क्वेश्चंस का करने का मजा भी है। तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं बना अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हो आप? सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में वो एक सीरीज लेकर के आए हैं और जीरो से लेकर के इन्फाइनाइट तक है, तो ये एक इन्फाइनाइट सीरीज हो सकती है एक्स को। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी निभाया तो आपको क्लिक कर जाएगा। एन की जगह जीरो रख रहा हूँ, एन की जगह जीरो रखते -1 की पावर जीरो, 10 की पावर जीरो, 2 की पावर जीरो, 1 दे देगी तो 1 लिख लिया, प्लस अगली बार एन की जगह 1 रखा, 1 रखते ही -1 की पावर 1 माइनस दे रहा है, और साथ में 10 एन की जगह -1, राइट है। अब यहां बहुत ध्यान से समझने की चीज है कि अगर मैंने 10 की जगह -1 लिखा तो 10 -2 नहीं होगा, ये आपको यहां समझना पड़ेगा। ये 10 टू द पावर n थीटा का होल स्क्वायर भी है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो अगर भाई आपने अगर थोड़ा ध्यान से देखा तो ये अपने आप में इस तरह से भी कुछ रंग दिखा सकता है। भाई उम्मीद है ये वाली बात आपको पकड़ में आई होगी। क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास में ये भी है ना। आप सभी समझदार हैं। एन की जगह अगर आपने 1 रखा तो ये tan स्क्वायर थीटा देगा। अब एन की जगह पर आप 2 रखिए, तो एन की जगह 2 रखते ही -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, वापस में 10 पावर 4 थीटा हो जाएगा। फिर अगली बार फिर से -3 रखने पर -1 का क्यूब हो जाएगा और 10 टू द पावर 6 थीटा एंड सो ऑन चलता रहेगा। और आप में सभी लोग समझ जाएंगे ये अपने आप में एक इन्फिनिट जीपी है। अगर ये इन्फिनिट जीपी है तो हर किसी में -10 स्क्वायर थीटा का प्रोडक्ट हो रहा है, माने इसका जो कॉमन रेशियो है वो -10 स्क्वायर थीटा है। अच्छा, अब इन्फाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए 1 है, 1 माइनस आर की जगह पे -10 स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा। और आपको पता होगा ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन चुका होगा। अच्छा, मतलब इस जीपी का एक्स की वैल्यू अपने हमें कॉस स्क्वायर थीटा आ रही है एग्जैक्टली। अब वाई पे चलते हैं। वाई की बात करते हैं तो जैसे मैं इनकी जगह 0 रखूंगा कॉस टू द पावर 0 माने 1 आएगा, फिर मैं 1 रखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर मैं 2 रखूंगा कॉस टू द पावर 4 थीटा आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा इन्फिनिट तक। अच्छा, और ये तो इन्फिनिट जीपी है। इन्फिनिट जीपी है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसे लिखूंगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना? साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलो ना। अब मेरे पास में आपका वाई भी आ गया है और मेरे पास में एक्स भी आ गया है। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्वेश्चन वाला जो भी ऑप्शन दे रहा है एक बार थोड़ा सुलझा के दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप इसको समझ पाएं कि क्वेश्चन वाला बेसिकली आपसे क्या चाहता है। जिसे आप ऐसा देख रहे हैं तो मुझे ये हो सकता है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई दिख जाए। दिख सकता है, बिल्कुल सर दिख सकता है। अच्छा, अच्छा, इसे अगर आप देख रहे हो तो मुझे दिख सकता है कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, लेकिन ये थोड़ा और सुधर करके x प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 दे रहा है ना, है ना। अच्छा, अब मैं एक बार के लिए बी ऑप्शन पे नजर रख रहा हूँ, बी पे जानबूझ करके दांव लगा रहा हूँ। x प्लस 1 अपॉन वाई, अब मैं x की जगह रख लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन वाई का मतलब 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा बोले तो साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये 1 आता है? हाँ सर, ये तो 1 आता है। इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है, लेकिन ये तो बी नहीं है सर, सी है ना। हाँ, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इसका मतलब सी ऑप्शन अपने आप में सही ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि किसी ने अगर बाय द वे वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स किया हो तो तब भी आंसर वैसा ही आता, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो साइन स्क्वायर थीटा कट के वैसे भी बन देते। आपके पास जाने के दोनों रास्ते उत्तम रास्ते थे, अच्छे माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 से लेकर के और 30 तक, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात आ गई भाई। 16 से लेकर के 30 तक, ये क्या चाह रहा है भाई, ठीक है ना। 16 से लेकर के और 30 तक अगर हमसे कोई पूछता है कि ये किसके बराबर है तो क्या चेक करना है वो देखते हैं। हमको किसी ने जिसने भी ये क्वेश्चन में दिया, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन में इसे सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा तो बराबर है, आर की वैल्यू 16 भी अच्छी लग रही है और 30 भी अच्छी लग रही है। ये अपने आप में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस माइनस का 6 ये दिख रहा है। क्या चॉइस बची? सिवाय इसके कोई चॉइस नहीं है कि सिग्मा में आर स्क्वायर पे जाऊं, माइनस में सिग्मा में आर पे जाऊं, माइनस में सिग्मा 6 पे जाऊं।
अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर मैं इन सब पे जाता हूँ तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँगा? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ तो ऐसा चाहिए जिसके लिए मैं सोच सकूं। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं आर की वैल्यू 16 से लेकर के और 30 तक की बातें कर रहा हूँ, 16 से लेकर के और 30 तक की। आर की वैल्यू 16 से लेकर के और 30 तक की। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं आर की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक पर एक साथ देख लेता हूँ, समझाता हूँ। मैंने क्या सोचा कि मैं सिग्मा में आर की वैल्यू पहले 1 से लेकर के 30 तक एक साथ देख लेता हूँ। अपने आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 6 पे पूरी लगा लेंगे। लगाने के बाद में हम उसमें से आर की वैल्यू 1 से लेकर के और 15 तक आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 6 को हटा देंगे। और जैसे ही इसे हटाएंगे ना तो हमारे पास बचा हुआ 16, 17, 18 उससे ऊपर का सम बच जाएगा। सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई लंबी वाली बात नहीं, आराम से सोचा जा सकता है। और यही वो चीज़ है जिसके लिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में करना चाहिए। हम में से सभी लोगों को ये प्रैक्टिस तो है कि आर की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक में कैसे करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं है अगर 16 से लेकर के 30 हो जाए तो क्या करना है। तो 16 से लेकर 30 तक की बात भी हो गई। अब मेरा तरीका समझिएगा, अगर मैं आर की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक लगाता हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि मैं आर स्क्वायर की जब बात करता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आर स्क्वायर का सम आएगा एन इंटू में कितना, एन प्लस वन इंटू में कितना, 2n+1 डिवाइड बाई 6 आएगा। फार्मूला उम्मीद है याद होगा। आर के टाइम पे यही फार्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, 6 के टाइम पे यही माइनस का एन बन जाएगा। अब मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा? ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरे पास में n की वैल्यू का मतलब होता है टॉप वैल्यू। तो यहां पर पहले ब्रैकेट में टॉप वैल्यू 30 है, तो मैं जहां जहां n होगा वहां 30 रखता जाऊंगा। तो मैंने अपनी तरफ से पहले ब्रैकेट में लिखा 30 मल्टीप्लाइड बाई 31, दूसरे ब्रैकेट में लिखा 32 जा और फिर प्लस वन करने पे 61 डिवाइड बाई 6 प्लस, है ना, सॉरी माइनस, माइनस फिर दूसरे नंबर पे लिखा n की जगह 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 और माइनस के अंदर n की जगह पे, अच्छा यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 6 मल्टीप्लाइड बाई n, n की जगह पर अपने पास में वैल्यू रखने की आई बाहर 30। लीजिए साहब, मैंने एक एक चीज़ चुन चुन करके इसमें वैल्यू में पुट कर दिया। अच्छा, जब मैं r की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक चलाऊंगा तो वही फार्मूला होगा, अब n की जगह पे 15 चलेगा। तो जब 15 चलेगा तो यहाँ पे n की जगह 15 या 16 और यहाँ पे 15 टू 30 प्लस 1, तो 15 इंटू 16 इंटू 31 डिवाइड बाई 6 आएगा, माइनस n की जगह पे रखता हूँ तो 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 आएगा, माइनस में n की जगह पे 6 इंटू 15 तक जाएगी बात। अच्छा, अब जो भी हमारे पास में आ गया है, हमारे पास में एक ही चॉइस है कि हम इसे सॉल्व करें। अब सॉल्व करने के लिए देखिए साहब फाइट तो रहेगी रहेगी कि इसको सॉल्व कैसे करा जाए, ठीक है ना। तो पहले तो कुछ जितना मिनिमाइज करा जा सकता है उतना मिनिमाइज कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखिए साहब कोई चॉइस नहीं इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो हम पूरी कहानी में से चाहे तो 30 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 30 कॉमन लेने पे कुछ मेरे को दिखता नहीं है, तो 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखा जाए तो 61 डिवाइड बाई 3 माइनस के अंदर यहाँ से 1 बच जाएगा। माइनस है ये आसान है 180, और ये प्लस का इधर से देखा जाए तो 15 6 90, मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए एक तरह से। यहाँ से माइनस का 90 हटा लेते हैं सीधा। अच्छा, रही बात इन दोनों में क्या किया जाएगा, इन दोनों के अंदर भी मैं सोच रहा हूं कि माइनस में 15 इंटू 16/2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से रह जाएगा 31 बाई डिवाइड बाई 3 और यहां से कॉमन रह जाएगा 1, बराबर। अच्छा, अब यहां से क्या क्या रह रहा है जरा ध्यान से समझना, राइट। तो यहां से रह गया 30 इंटू में 31 डिवाइड बाई 2 और यहां से 61 में से 3 गया 58, तो यहां से रहेगा 58/3 माइनस में यहां से रह जाएगा 90, माइनस के अंदर 15, इससे हिसाब से देखा जाए तो 15 इंटू 16, 15 इंटू 8 कह सकते हैं, और 31 में से जब 3 चला जाएगा तो 28/3। कुछ हल्का हल्का चीज़ों को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा दूर तक वैसे जाएगा नहीं लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं। तो 5 इंटू 31 इंटू 58 रह गया है। फाइनली इतनी दूर तक हमसे मल्टीप्लिकेशन, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन जो है अपनी कैलकुलेशन के कारण ज़्यादा चला होगा, राइट है। अब जरा कैलकुलेशन की बात करते हैं, है ना भाई, रेडी। यहाँ से देखा जाए तो अपने पास कितना हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करते ही 155 इंटू 58, ठीक है। 8 बन जाए 40 का 4 लगे 4, 40 44 4, फिर यहाँ से देखा तो 8 बन जाए 12, ठीक है। यहाँ से देखा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का 5, 5 से मल्टीप्लाई करते ही 25 का हिसाब से इधर की तरफ लग जाएगा कितना, 25 25 और 2 27 का 7 हासिल लगे 2, ठीक है। और यहाँ से 5 1 5 2 7, तो यहाँ से गया 0, यहाँ से गया 9, यहाँ से गया 9, यहाँ से गया 8, 8990, राइट है 8990। अब क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए 8990 मतलब ये इसका तो कैलकुलेशन आ गया हमारे पास 8990 माइनस ये कैंसिल आउट हुआ तो ये गया 5 टाइम्स और हमारे पास में आ जाएगा 8 माने 28 इंटू 40, 112, ठीक है। तो 1120
और उसमें 90 और जोड़ लेते हैं अगर अपन, तो 1120 और प्लस में 90 अगर अपन ने कर लिया तो 1210, राइट, तो 1210। तो ये अगर 90 में से गया तो 80 पीछे से बच रहा है, और 89 में से 12 गया तो 7780, मैंने डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो इसमें पूरी कहानी के अंदर एक ही चीज थी, एक ही पार्ट था, जो सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट था वो था कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन पूरी कहानी की माई बाप है, पूरी कहानी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कैलकुलेशन है। चलिए साहब, अगर कैलकुलेशन के बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज द सम ऑफ द सेकंड एंड द सिक्स्थ टर्म इज 25/2 and the product of the third and the fifth term is 25, the sum of fourth, sixth and eighth term is equal to question mark। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अपने पास में अब जीपी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर जीपी का, तो क्वेश्चन जीपी के अंदर हम लोगों को बहुत सारी बातों के बारे में बता रहा है, कौन कौन सी बातें समझ में आती है वो समझते हैं अपन अपनी तरफ से। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन रेशियो आर है, इसके साथ सोचना चालू करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, देखिए सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म, सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म, सेकंड टर्म हो जाएगी ए आर और सिक्स टर्म हो जाएगी ए आर टू द पावर 5, इज इक्वल टू में दे रखा है 25/2, क्लियर। हाँ, अच्छा, और साथ में कौन सी चीज दे रखी है, साथ में दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म इज ए आर पावर 4, इज इक्वल में दे रखा है 25। तो यहां से देखा जाए ए स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल में 25, इसका मतलब ए आर क्यूब इज इक्वल में हमारे पास में आ जाएगा 5। तो ए आर क्यूब इज इक्वल 5 जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, एक काम खत्म। अच्छा, ए आर क्यूब इज इक्वल 5 से हमारे आगे वाले पार्ट का तो कुछ भला होने वाला लग नहीं रहा, फिर भी कुछ और चीज़ों के बारे में कोशिश कर सकते हैं। जैसे और क्या इसमें सोचा जा सकता है कि हम लोगों को क्वेश्चन के दौरान हम इस क्वेश्चन के पार्ट में अपने आप को बचा लें। तो ए आर क्यूब इज इक्वल में 5 से अगर मैं इसको लिंक करके देखता हूं तो मुझे ए आर का तो वैल्यू नहीं मिल रहा। अब क्वेश्चन में 25/2 को तो अपन एक बार मेंटेन ही कर लेते हैं कि भाई हमने यहाँ 25/2 को तो छेड़ा ही नहीं, बाकी जो भी करना है ए आर पावर 5 के बारे में सोचना चालू करते हैं। देखो क्या क्या सोचा जा सकता है वो दिमाग लगाते हैं कि अगर हमारे पास में देखा जाए तो इस ए आर को क्या मैं थोड़ी सी देर के लिए ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर बोल सकता हूँ, हाँ ये ना, हाँ सर बोल सकते हैं। तो ए आर क्यूब की जगह 5 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ए आर क्यूब की जगह लिख देता हूँ 5 और नीचे की तरफ आर स्क्वायर की वजह से आर स्क्वायर लिख देता हूँ। नहीं आया समझ में, इसको समझो, ए आर क्यूब अपने आप में 5 है, तो मैं ए आर इज में 5/r स्क्वायर बोल सकता हूँ ना, बस वो पुट किया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे को पता है ए आर पावर 5 पे जाना है, तो ए आर पावर 5 में इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है कि मेरे को ये पता है कि ए आर क्यूब तक तो 5 ले लेते हैं। अच्छा रह गया कौन, रह गया आर स्क्वायर, उस आर स्क्वायर को आर पावर 4 लिख के नीचे आर स्क्वायर लिख लेते हैं, ताकि दोनों की तरफ से बैलेंस में नीचे की तरफ आर स्क्वायर आ जाए। तो हम लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली एक एलसीएम लेने की तरफ चल पड़ने वाली सिचुएशन आ जाएगी कि भाई अपनी तरफ से एलसीएम लेने की तरफ हम लोग भागे। अच्छा अगर आप नहीं भी लेना चाहें, आप अगर बाई द वे आर स्क्वायर पे भी जाना चाहे तो वो भी चलेगा, मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं। इस दोनों 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, जो रह रहा है वो अपने आप में 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल में 5/2 है। वेरी गुड, तो यहाँ से एक और चीज मेरे को पकड़ में आ गई। अब मैं चाहूं तो मैं इसे t प्लस 1/t इज इक्वल में 5/2 भी बोल सकता हूं, अगर थोड़ा चीजों को आसान करके बोलना चाहूं तो। एलसीएम लेने पर मुझे ये पता चल जाएगा कि ये बन रहा था टी स्क्वायर माने 2t स्क्वायर, राइट है, माइनस के अंदर बन रहा है 5t, और भी सोचा जाए तो प्लस का 2 वगैरह बहुत कुछ सोचा जाता है। इसे आप थोड़ा आसानी से समझना चाहे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल में 5/2 लिखा, और अगर ऐसा लिखा तो अपन कह सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस में 5t प्लस का 2 इक्वल टू 0, ऐसा भी ला सकता था मैं चीजों को, ठीक है। तो मेरी तरफ से क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ गई। अब क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है तो मैं इसे क्रैक भी कर सकता हूँ, मैं इसे 2t मल्टीप्लाइड बाई t ऐसा सोच रहा हूँ, यहाँ से माइनस का 2 रखने की सोच रहा हूँ, यहाँ से माइनस का 1, और मुझे ऐसा लगता है कि ये t की दो वैल्यूज दे रहा है 1/2 और t इज इक्वल टू 2। अब मैं t से r तक जाने के बहुत करीब जा चुका हूँ, मतलब अब मेरी तरफ से चीज़ों को बहुत सफाई से रखने की बात आ गई। अब मुझे यहाँ से समझ में आ चुका है कि मेरी कहानी में मैंने हाफ सिचुएशन विन कर ली, आर स्क्वायर को 2 भी सोच सकता हूँ, आर स्क्वायर को 1/2 भी सोच सकता हूँ, दोनों कंडीशंस मेरे पास में। अच्छा लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि उसने इंक्रीजिंग जीपी बोला है, तो आर की वैल्यू अगर मैंने 1 से कम ले ली तो वहां से मेरे को क्वेश्चन में और छोटी जीपी मिलेगी, तो मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आर की वैल्यू मैंने जानबूझ के √2 लिए ताकि मेरे पास में एक इंक्रीजिंग जीपी मिले। अच्छा आर की वैल्यू √2 इसलिए लिए, हाँ अब आर की वैल्यू √2 आ गई है। आर की वैल्यू √2 रखने से मेरे पास में a इंटू में √2 का क्यूब, समझने की कोशिश करना भाई, a इंटू में आर क्यूब बराबर हमारे पास 5 है, a तक तो ठीक है, आर क्यूब का मतलब हो जाएगा √2 मतलब 2√2 इज इक्वल टू 5, तो मेरे पास में a की वैल्यू अपने आप आ रही है 5 डिवाइड बाई 2√2, बिंदास। चलो एक और काम खत्म हो गया। अब अगर मेरे पास में ये वाली सिचुएशन आ गई कि मेरे पास में a इज इक्वल टू में 5 बाई इतना आ गया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा है, फोर्थ सिक्स्थ और एट्थ का सम मांगा जा रहा है। फोर्थ का मतलब हो जाएगा ए आर क्यूब,
सिक्स का मतलब हो जाएगा ए आर पावर 5, सिक्स एट्थ का मतलब हो जाएगा ए आर पावर 7, राइट है। मेरे को फाइनली इन सबका सम निकालना है। समझदारी किसमें है? समझदारी इसमें है ए आर क्यूब कॉमन ले लो, ठीक है ना, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर पावर 4, ये रह गया। अब क्या करा जाए? अब यहां से सिचुएशन को संभालना जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि ए आर क्यूब अपन ने कॉमन ले लिया। अच्छा, अगर मैंने यहां तक की चीजों को कॉमन ले लिया तो क्या मेरे पास में ए आर क्यूब की जगह कुछ रखने को है? आप बोलोगे यस सर 5 है, रख दो। 1 प्लस आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2, क्योंकि मैंने आर रूट 2 ले रखा है। आर पावर 4, आर पावर 4 का मतलब सर 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास 5 इंटू 7 माने 35 मेरे पास में आंसर आने वाला है। माने बी ऑप्शन, ओ सॉरी, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। माने क्वेश्चन डुएबल था, करने योग्य था साहब। और क्वेश्चन एक के बाद एक खुद ब खुद इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली, ये तो हर जगह मिलने वाला क्वेश्चन है। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसके अंदर हम लोग ये कहें कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सर कैसे होना था, क्या होना था। सब आसानी से होने वाला क्वेश्चन था, इजीली कोई भी स्टूडेंट इसे कर सकता था, डुएबल क्वेश्चन था साहब, है ना। चलो अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x माइनस 4 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में देखा जाए e पावर 4 है, e की पावर 2x है, e की पावर फिर से 2x है, वो भी 4 टाइम्स है। बड़ा अजीब लगा है क्वेश्चन के दौरान। अगर भाई देखा जाए तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन के दौरान सोचने में जरूर थोड़ा सा मुझे लगता है तकलीफ आई होगी स्टूडेंट्स लोगों को, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अच्छा, अब क्वेश्चन में एंट्री कैसे करी जाए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में एक बढ़िया एरर है, वो ये कि ये अपने आप में क्यूब होना चाहिए था। पहली चीज जो मेरी नजर में जो मुझे लगता है कि आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन है तो मैं अपनी तरफ से मैं इसमें e टू द पावर x का डिवाइड लगा देता हूं, e टू द पावर 4x का लगाते हैं ना। थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि e टू द पावर 2x का लगाते हैं ना, 4 का ना e की पावर x का, जान करके एक सेकंड के लिए। e टू द पावर 2x का डिवाइड लगाने पर ये बच जाएगा e टू द पावर 2x, बोलो ना। पास वाला बच जाएगा e टू द पावर x, माइनस में यहां बच जाएगा 4, प्लस में यहां बच जाएगा e टू द पावर माइनस x, और पास में बच जाएगा e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू 0। सही। अच्छा अच्छा अच्छा, आप चाहें तो इसे ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखते थे, इसे ऐसे ना लिख करके इसे ऐसे भी लिखते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। अच्छा, अब मेरे पास में e टू द पावर x, e टू द पावर 2x फुल एंड फाइनल आ चुका है। अभी क्या करेंगे सर? अब इन दो को देखते हुए, इन दो को ध्यान में रखते हुए मैं जानबूझ के इसे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x का होल स्क्वायर लिखूंगा। लेकिन सर अगर ऐसा लिखते हैं तो e टू द पावर 2x आएगा, 1 अपॉन e टू द पावर 2x आएगा, और प्लस का 2 भी आएगा सर, वो तो है ही नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, माइनस का 2 एक बार उधारी में रख लेते हैं ताकि हमारे पास में वो चीज़ भी बन जाए। अच्छा अच्छा सर, प्लस का 2 अगर हम लोगों ने लिखा तो क्वेश्चन के दौरान थोड़ा सेंसिबली सोचना पड़ेगा कि हम क्या क्या सोच रहे हैं ना भाई, ताकि हमको क्लियर है। अच्छा, तब तक मैं इन दो पे भी नजर डाल रहा हूँ। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते, उसे पढ़ा रहने देते हैं बराबर। अच्छा, एक माइनस का 4 जो सरकार ने दिया था वो भी पढ़ा रहने देते हैं। एक माइनस का 2 मेरे को अधिक एक्स्ट्रा लेना पड़ गया बोरो, क्योंकि होल स्क्वायर के चक्कर में हमारे को रखना पड़ गया। अच्छा, अब आप में से सभी जने इसे अगर टी बोलते हैं तो टी स्क्वायर लिखा है, प्लस में यहाँ टी लिखा है, माइनस का 4 और 2 मिला के माइनस का 6 लिखा हुआ है। इससे अगर आप करेक्ट करना चाहें तो टी माइनस 2 और टी प्लस 3 इक्वल टू 0 दिख रहा होगा। इससे आपके पास टी की दो वैल्यू दिख रही होंगी 2, और टी की वैल्यू दिख रही होगी माइनस का 3। लेकिन अगर आप इसे भी ध्यान से देखेंगे तो टी कौन है? टी बेसिकली e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x है, जो कि 2 दिखा है, और इसी तरह से e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस का 3 भी दिख रहा है। लेकिन आप में से सभी जनों को अच्छे से पता होगा e टू द पावर x बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। दो पॉजिटिव चीज का सम -3 नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये कंडीशन ही आउट हो गई। अब रही बात, इधर आ जाइए, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इज इक्वल टू 2। तो आपको ये भी पता होगा दो पॉजिटिव अगर बाय द रेसिप्रोकल में है, दो पॉजिटिव नंबर्स या दो पॉजिटिव फंक्शंस का सम जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। और अगर बाय द इक्वल टू 2 होता है तो इक्वालिटी तभी होल्ड होती है जब चीजें अंदर की इक्वल हो। इसका मतलब ये कि ये इक्वल टू 2 तभी आता है जब e टू द पावर x और 1 अपॉन e टू द पावर x आपस में इक्वल हो, माने e टू द पावर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो। ना 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 ना, आप ऐसे समझो ना, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये तो हट गया, यहां से देखा जाए तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब e टू द पावर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हुआ, इसका मतलब e टू द पावर x इज इक्वल टू में ओनली 1 हुआ। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है e टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस 1 फिजिबल ही नहीं है। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 0, और x की वैल्यू 0 आने का मतलब मेरे पास कितने सॉल्यूशन आए? एक ही आंसर आया। तो मैं कहूंगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओनली वन रियल सॉल्यूशन इज पॉसिबल। केवल एक ही रियल सॉल्यूशन है, एंड दैट इज x इज इक्वल टू 0। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन नहीं था। अगर एरर हटा दी गई होती तो चीजों को क्लिक करा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगले क्वेश्चन के अंदर फिर से विचार करते हैं हम लोगों के पास में क्या नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन
राइट है। अगले क्वेश्चन के अंदर लेके चलते हैं। क्वेश्चन ने दे रखा है अल्फा बीटा अपने आप में इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर ऐसा है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो मेरे को दो बातें समझ में आ रही है। एक तो ये कि मैं इसके रूट्स ही बता दूं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के रूट जो भी होंगे अपने आप में कुछ कॉम्प्लेक्स से होंगे, तो मेरा तो निकल है वहां जाने की बजाय मेरे पास में एक और चीज भी है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक बार इसे साइड में करते हुए देख लेते हैं। राइट है, जरा ध्यान से समझना। अगर मेरे पास में किसी ने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो दिया और इसके रूट्स अगर मुझे आपने अल्फा बीटा बता दिए, तो मैं दो बातें समझ जाता हूं कि एक तो अल्फा और बीटा का सम माने सम ऑफ रूट इज इक्वल टू में वन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अपने आप में माइनस वन है। तो काफी हद तक आइडिया लगाया जा सकता था, परंतु वो आइडिया फेल हो जाएगा अगर हम इसे श्रीधराचार्य की नजरों से देखेंगे। तो मेरे को लगता है वहां जाने की बजाय हम ऐसा सोचें कि एक तो ये रास्ता था कि मैं अल्फा बीटा लेकर के उनका यूटिलाइजेशन कर सकता था। दूसरा, मुझे पता है कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई भी करेंगे। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन भी जीरो होगा, और अल्फा स्क्वायर की जगह मैं अल्फा प्लस वन पुट कर सकता हूँ, और सेम वे में बीटा स्क्वायर की जगह बीटा प्लस वन भी पुट कर सकता हूँ। ये मेरे को दूसरा रास्ता पता है। क्वाड्रेटिक करने के दौरान अगर आपने 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन लगाया तो आपको इस तरह की चीजें चुटकियों में दिखने लग जाती हैं। 10 क्वेश्चंस बट आपके खुद के लगाए हुए होने चाहिए थे, तो आपको मेरे को लगता है कि आप सोच सकते थे। अच्छा, अब ऑप्शंस में कहीं भी अल्फा बीटा का नाम नहीं है, सब कहानियों में पी 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 चल रहा है। तो अगर भाई कहानी में पी चल रहा है तो अब आप तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ो। तीसरा पॉइंट आपको क्या कहता है? तीसरा पॉइंट आपको कहता है कि पी के अपने आप में अल्फा की पावर के प्लस अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के है, और अगर ऐसा है तो फिर अल्फा की पावर के और बीटा की पावर के को यूज भी करना आना चाहिए। कैसे यूज करेंगे सर इसे ऐसे यूज करने का माने कि अल्फा की पावर के माइनस टू इंटू अल्फा स्क्वायर अलग कर दो, बीटा की पावर के माइनस टू इंटू बीटा स्क्वायर अलग कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पड़ी, मैं उसे यूटिलाइज करना चाहता हूँ यूं। तो अगर मैंने अल्फा की पावर के माइनस टू लिखा, अल्फा स्क्वायर की जगह मैं अल्फा प्लस वन लिख लेता हूँ, और बीटा की पावर के माइनस टू लिखा और इसकी जगह बीटा प्लस वन लिख लेता हूँ। राइट है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो मुझे अच्छे से पता है ये सॉल्व होने के बाद में अल्फा की पावर के माइनस वन बन जाएगा, प्लस ये वाला बन जाएगा बीटा की पावर के माइनस वन, और साथ में ये बन जाएगा अल्फा की पावर के माइनस टू, और साथ वाला बन जाएगा बीटा की पावर के माइनस टू। और अगर ऐसा हो गया तो मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के का नाम, अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के का नाम पीके है। तो अल्फा की पावर के माइनस वन बीटा की पावर के माइनस वन का नाम, ठीक है ना, पीके माइनस वन होगा। तो मैंने इसे पीके माइनस वन लिखा, इसे पीके माइनस टू लिख दिया। यहां तक की बातों में मैंने जैसा इसने मुझे दिया था पीके से एक रिलेशन बना बैठा मेरे को, जो शायद इनमें से ऑप्शंस में चुनने के दौरान मदद करेगा। अच्छा, अब कैसे चलना है? अब देखा जाए तो फोर्थ नंबर पे चलता हूं। अब मुझे एक एक करके चीजों को उठाने दीजिए। मैं सबसे पहले P1 फिर P2 फिर P3 इस तरह से चलना चाहता हूं। अगर मैं P1 की बात करता हूं, ठीक है ना, अगर मैंने सिर्फ P1 की बात करी तो P1 का मतलब हो जाएगा अल्फा की पावर वन बीटा की पावर वन। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन है, इसका मतलब P1 इज इक्वल टू वन हो गया। चलो, एक काम खत्म हुआ। अब मैं चलता हूं सेकंड पॉइंट की तरफ। राइट है, अब मैंने चला सेकंड पॉइंट की तरफ, और सेकंड पॉइंट मुझे क्या कहता है? P2 ढूंढो सर। P2 का मतलब हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या तो मैं वैसे सर्च करूं, ठीक है ना, या फिर मैं इसको ऐसे ना सर्च करके P2 के टाइम पे ये फंडा लगा लेता हूं, यहां से ले आता हूं। राइट है, तो मुझे पता है इट इज इक्वल टू टू माइनस वन, मतलब मैंने के की जगह टू रखा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो मैं अगर ऐसा रखता हूं तो ये हो जाएगा P1, और ये हो जाएगा पी के की जगह टू रखने पे तो P0 हो जाएगा। अरे सर P0 हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, डोंट वरी, ठीक है ना। P1 की बात कर रहे हैं ना, हमें चाहिए P2। P2 के टाइम पे क्या सोचा जाए सर? P2 के टाइम पे सोचना तो बढ़िया चाहिए, लेकिन अभी तक तो कुछ सोचने में आ नहीं रहा मुझे। P1 की बात करता हूँ तो P1 के नाम पे वन हो जाएगा, P0 के नाम पे फिर से वन हो जाएगा, तो ये तो सर सही नहीं बैठ रहा। हाँ, तो P2 सोचना पड़ रहा है। P2 सोचने में हमें समय भी लग रहा है। P2 में सोचने में हमें क्या चाहिए? P2 के टाइम पे के की जगह टू डालता हूँ तो P1 आएगा और P0 आएगा, और P0 मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि के एक से बड़े के लिए ही काम कर रहा है, इसलिए मैंने वो मिटाया भी। अच्छा, तो क्या किया जाए सर? इस जगह पर सोचना ही पड़ेगा कि हमारे पास में P2 की वैल्यू आएगी कैसे। P2 की वैल्यू लाने के लिए और कोई तरीका भी है क्या सर हमारे पास में? अब देखा जाए तो यहाँ P2 की वैल्यू लाने का एक ही तरीका बच रहा है कि मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरफ दौड़ूं, जो कि मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का टू अल्फा बीटा की तरफ लेके जाएंगे, जो कि बहुत दर्दनाक बात तो नहीं है। अल्फा प्लस बीटा खुद वन है, तो यहाँ पे वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस वन है, तो प्लस का टू बोले तो थ्री आ जाएगा। तो अपने आप में ये क्वेश्चन में P2 की वैल्यू थ्री आ गई। चलो बढ़िया है। अब आते हैं P3 की तरफ। राइट है, क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो भाई, एक्चुअल में P2 P3 P5 अब हमारे को सब तरफ जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि हमें P4 वगैरह सब देखना पड़ेगा। अब रही बात P3 पे चलते हैं। अगर मैं P3 पे चलता हूं तो मुझे इससे सपोर्ट मिल रहा है P2 प्लस P1 का, और ये दोनों मेरे पास पड़े हैं। P2 मेरे पास पड़ा है 3 और P1 पड़ा है 1, तो मिला के 4 हो गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ P4 की दुनिया में। P4 के टाइम पे हो जाएगा P3 प्लस P2,
सही है। अब तो बस काम बन गया है, ये बन गया 4, ये बन चुका है P2 की वैल्यू 3, ठीक है, तो 4 + 3 बोले तो 7 आ रहा है। तो अब मैंने एक एक चीज और उठा ली, अब मेरे पास में आ रहा है P5, वेरी इंपॉर्टेंट। P5 एक बहुत काम की जगह निकलने वाली, P4 + P3 बन करके। P4 की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज 7, P3 की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 मिला के होगी 11। अब जरा ध्यान से समझना, मैं इस ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे रखता हूँ 11 और राइट हैंड साइड पे P2 इंटू P3 करता हूँ। P2 की जगह रख देता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई P3 की जगह रख देता हूँ 4। क्या ये सही है, क्या बताऊँ? नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया। अब चलते हैं अपन अगले, इसी के अंदर एक एक ऑप्शन उठाते जाते हैं, चेक करते जाते हैं। P5 अपने आप में 11, बी ऑप्शन हमारे को अच्छा लग रहा है कि बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही सटीक जा रहा है सर, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी ने कहा P1 P2 P3 P4 P5 26 है, वो भी मिला लेते हैं अभी के अभी। तो हमारे को पता है हमारी पहली वैल्यू आ गई 1 प्लस दूसरी वाली वैल्यू आई थी 3, अगली वाली वैल्यू आई थी 4, अगली वाली वैल्यू आई थी 7, अगली वाली वैल्यू आई थी 11। तो 11 और 11 22, 22 और 4, इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट की तरफ भाग रहा है। P1 की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, P2 की वैल्यू हमारे पास में 3 आई थी, P3 की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, P4 की वैल्यू 7 आई थी, 11 और 11 22 और 4 26। ऑप्शन ए भी सही है। क्या बात है, ये तो पॉइंट आ गया, बहुत ही गजब। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में इसके दो दो ऑप्शन सही जाते हुए दिख रहे हैं अभी तक तो लग रहे हैं। अब कौन सा रह गया सर? P3 इज इक्वल टू P4 माइनस P5 माइनस P4। अच्छा, अगर देखा जाए तो P3 की वैल्यू के ऊपर भी बात कर लेते हैं। P3 क्या दिया हुआ है? P3 हमारे को दिया जा रहा है 4 और P5 हमारे पास था 11 माइनस P4 हमारे पास कितना था 7। ओ ये भी सही है सर, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं पूछ लिया गया था? हाँ ध्यान से देखो, कौन सा गलत है वो ढूंढा जा रहा था, तो मतलब जो गलत है वही सही है, और यही इसलिए इसका आंसर किसी ने सी भरा होगा, और जिन्होंने जल्दबाजी में बी ऑप्शन लिख दिया वो मर गए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, गजब अच्छा क्वेश्चन था, अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक काउंट हुआ था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हुए। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमें किस तरफ लेके जाता है वो भी देख लेते हैं। राइट, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरफ लेके जा रहा है वो देखिए सर। ठीक है, तो अब चले भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रहा है? कह रहे हैं एक्स अपने आप में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो अंडर रूट में 4x² - 1 की वैल्यू क्या होगी? चलो, अगर बाय द वे ऐसा है तो हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक क्वेश्चन में यहां दे रखा है 2x + 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट में 2x - 1, ऐसा कह सकते हैं। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करते इधर कितना हो जाएगा 2x + 1, इसकी तरफ स्क्वायरिंग करते 1 प्लस में कितना 2x - 1, और प्लस के अंदर कितना 2 टाइम्स में अंडर रूट में 2x - 1। ये 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गया, इस 2x से 2x चला गया। फाइनली मेरे पास में 2 टाइम्स में अंडर रूट में 2x - 1 इज इक्वल टू 1 रह गया। इसका मतलब मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं तो मुझे 4 टाइम्स में 2x - 1 इज इक्वल टू 1 दिखेगा। इसका मतलब 2x - 1 इज इक्वल टू 1/4 दिखेगा। इसका मतलब 2x की वैल्यू मुझे 5/4 दिखेगी। ओहो, x की वैल्यू आने को है, x की वैल्यू आ गई 5/8। तो देखिए साहब, क्वेश्चन के अंदर यूं चुटकियों के अंदर ही सॉल्व हो गया यहां तक तो। अच्छा, x अपने आप में 1/2 से बड़ा चाहिए था और वो है भी, अरे देखो ना। हाँ 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 सर, ये तो बात सही है। अब क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा है? मांगा जा रहा है 4x² - 1, तो हम 4 की जगह 4 लिख लेते हैं, x² की जगह 25/64 लिख देते हैं, -1 कर देते हैं, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 16 लिखते हैं, ऊपर 9 नीचे 16, रूट ओवर करने पर 3/4 जैसा कुछ आंसर आ रहा है। माने बी ऑप्शन कोई नहीं रोकने वाला। चुटकी बजाते ही ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता था? हाँ, हो सकता था, सही बात है, सही बात है। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है उसकी बात भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, जिसके लिए इसके रूट्स अपने आप में एक रैशनल नंबर हो, है ना, अल्फा की वो तमाम वैल्यूज इन्हें बताई जाए। If the number of all possible positive integral values of alpha for which the roots of the equation are the rational numbers। देखिए साहब, रूट अगर रैशनल है तो पक्की बात डी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर देन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो जो दो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट की बात करी तो 11 का स्क्वायर बोले तो 121, 121 माइनस में 4 से मल्टीप्लाई करते ही 24 अल्फा। बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब क्या करना है, अब हमारे पास में डी आ गया है। अब हमें एक एक करके अल्फा की वैल्यू खुद ब खुद चेक करनी पड़ेगी ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास में डी अल्फा कितना आ सकता है और डी उस पर क्या क्या बनेगा। मैं अल्फा की वैल्यू एक एक करके रखता चलता हूँ। अल्फा की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो देखते हैं डी की वैल्यू क्या आएगी, 121 माइनस 24। सही है भाई। और अगर मैंने 121 माइनस 24 करा तो 97 आएगा, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चल, तो अल्फा की वैल्यू 1 काम नहीं करी, 2 पे आते हैं। तो 121 माइनस 48। अच्छा, तो यहाँ से 21 कम कर देते हैं, उधर से 27 कम कर देते हैं, 73 बच जाएगा। और 73 इज अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है ना। सेम वे ऊपर भी यही होगा। अब चलते हैं अल्फा की वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं। अगर मैंने अल्फा की जगह पे 3 रखा तो क्या होगा, 3 रखते ही यहाँ पे हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 72। अगर मैंने 71 कम, अरे ये तो 49 आ रहा है भाई, है ना। तो 49 आने का मतलब यस, अल्फा इज इक्वल टू 3 काम कर रहा है। अब रखते हैं 4। 4 रखने पे ये हो जाएगा 121 माइनस 96। तो 96 के हिसाब से देखा जाए तो 25, और ये भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर तो कहने मतलब अल्फा की दो दो वैल्यू काम करने लगी है। अब रख लेते हैं 5। अगर मैंने आपके सामने अल्फा की जगह 5 रखा तो 121 माइनस 5 करते ही कितना हो जाएगा, 120। ओहो 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अपने पास में नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल नंबर्स। इसका मतलब 3 वैल्यूज, और 3 वैल्यूज हमारे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन बन गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके जाएगा, फिर दोबारा से देखते हैं। क्या मालूम देखा हुआ क्वेश्चन, क्या मालूम अनदेखा क्वेश्चन होगा। राइट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे को कहता है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज क्वेश्चन मार्क। कौन सी ऐसी टर्म है जो कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। ओके, अगर आप में से सभी को ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी अपनी तरफ से कई बार कॉपीज में करवाया है तो मुझे अच्छे से पता है। ये मैंने आपको ये भी बता रखा था, इसमें ऊपर जो x+1 लिखा है ये किसी का क्यूब प्लस किसी का क्यूब है। तो अगर बाय द वे मैं से ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली दृष्टि से देखता हूँ तो x की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ देखा जाए तो x की पावर 2/3 प्लस में x की पावर 1/3, ये माइनस में आएगा, सॉरी सही है, यहाँ माइनस में आना चाहिए, और प्लस का 1 अपॉन x की पावर 2/3 माइनस में x की पावर 1/3 प्लस 1 बनेगा। अगर मैं ऊपर वाले को क्रैक करना जानता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, तो सेम वे में अगर मैंने इस x-1 के दो हिस्से करे, √x-1 √x+1, तो गलत नहीं होगा, मैथमेटिकली करेक्ट होगा। नीचे से अगर मैंने √x कॉमन भी ले लिया तो अंदर की तरफ बचेगा √x-1, जो कि मैथमेटिकली करेक्ट होगा। और ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ मुझे दिख रहा होगा x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, यहाँ से मुझे जब मैं √x का डिवीजन मारूंगा, ठीक है ना, मैं आपके सामने इसको रख देता हूँ एक बार 10, ऐसा कर देते हैं। इसे मैं लिखा x की पावर 1/3 प्लस 1, और ये √x जिस दिन इसमें डिवाइड होगा तो -1, माइनस का 1 अपॉन √x, और पावर में 10 चलने दो। अगर आप इसे और संभाल के लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 1/3 माइनस में x की पावर 1/2 होल पावर 10। अच्छा, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए अगर आपको निकालना है तो r इज इक्वल टू में n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। वो कब यूज में आती है, जब भी हमारे पास में x की पावर अल्फा 1 अपॉन x की पावर बीटा होल पावर n में अगर आप x की पावर m सर्च कर रहे हैं तो आपके पास में सर्च करने के लिए r ये होता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर। ये सारे फार्मूले मैंने आपको करवा रखे हैं। n की जगह आपने 10 रखना है, ठीक है ना। अल्फा आपके पास में 1/3 है, माइनस में m, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x सर्च करना है तो आपको x टू द पावर 0 का सर्च करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको सर्च किसकी करनी है, x टू द पावर 0 की। इसका मतलब आपका m 0 हो गया। तो अगर आपने ऐसा करा तो माइनस का 0 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपके पास में 1/3 और बीटा आपके पास में 1/2 है, सही है। तो ये 10/3 तो सुंदर ही है। अपॉन में नीचे आते हैं 1/3 प्लस 1/2 5/6 होता होगा शायद, तो 5/6 कर दिया। तो अगर ये कैंसिल आउट हुआ तो 2 टाइम्स किया, और 2 पर जाने के बाद में ये 2 हो गया भाई। तो ये तो अपने आप में r की वैल्यू ही अजीब आ गई, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में r की वैल्यू अपने आप में अलग जा रही है। थोड़ा रोक लेते हैं गाड़ी को, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। तो ये 10/3 इंटू में 5/6 का 6/5 करा, ठीक है। तो ये गया 2 टाइम्स और ये भी गया 2 टाइम्स, है ना भाई, गलत तो नहीं लिखा। 5/3 अपॉन में 5/6 का उल्टा करा तो 4 आ रहा है, राइट। तो r इज इक्वल टू में मेरे पास में 4 आ रहा है। r इज इक्वल टू में अगर 4 आ रहा है तो क्योंकि मेरे को तो सिर्फ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए था, तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब हम इसे ओपन करेंगे r इज इक्वल टू 4 पे, तो इसका मतलब t 4 + 1 मेरे पास में जो भी वैल्यू बनेगी वो अपने आप में जो वैल्यू बनेगी उसके अंदर बनेगा 10 से 6, है ना भाई, ठीक है। t r + 1 इज इक्वल टू में कितना बन जाएगा 10c4। 10c4 मेरी तरफ से आंसर होगा। 10c4 का मतलब हो जाएगा 10, ठीक है, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट है भाई।
यहाँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, वापस बोल देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब ये कि एक्स की सारी टर्म कट चुकी होंगी और -1 की पावर 4 चल रहा होगा, तो इसका वहां से भी चीजें बच जाएंगी, है ना भाई। यहाँ आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अपनी तरह से ये बनेगा ही बनेगा। अच्छा, ये दोनों, सॉरी, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के इतना, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3, तो 210 आंसर है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर बाय द वे इससे कुछ और तरीके से भी करा जाता तो ये कई बार आर की वैल्यू 6 भी आ जाती है, तो आर की वैल्यू 6 लें या आर की वैल्यू 4 लें, दोनों एक ही बात है। तो अपनी तरफ से कैलकुलेटिवली आप किसी भी रास्ते से निकलेंगे, आप फाइनली इसी रास्ते पे पहुंचेंगे, तो आपका आंसर 210 ही बनेगा। अच्छा, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी तरफ से अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरह चलता है, क्या होता है, राइट। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ले जा रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 3 कॉन्जुगेटिव कोफिशिएंट ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x+1। अच्छा, x+1 की होल पावर n में बायनोमियल कोफिशिएंट NCR ही होता है, सीधा सीधा, है ना। हाँ, RTR+1 के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, उनके कोफिशिएंट हमने सर्च करे हैं, और वो 2, 15 और 70 कोई 3 ऐसे हैं जो जिनका रेशो इतना है, ठीक है ना। तो कहने मतलब ये कि हम अपनी तरफ से अगर बोलें तो एक ले लेते हैं TR, दूसरा ले लेंगे TR+1, और तीसरा ले लेंगे TR+2। और ये जो तीनों हैं, इनके जो कोफिशिएंट होंगे, अब मैं आपको इनके कोफिशिएंट बता देता हूं। इनके कोफिशिएंट समझना, NCR-1, NCR, और अगले वाले का हो जाएगा NCR+1। ये जो कोफिशिएंट है, इनका जो रेशो होगा वो अपने को दे रखा है 2, 15 एंड 70। अब जरा यहां पे समझने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट, NCR/NCR-1, अगर मैंने ऐसा करा तो ये 15/2 होगा, एक काम यहां से बनेगा हमारा। अब दूसरे वाले के लिए बात करते हैं। जब मैंने इसमें इसका रेशियो लगाया तो NCR+1 अपॉन में NCR करने पर जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 70/15 का रेशियो। आप चाहो छोटा भी कर सकते हो, जैसे 5 3 5 से देखा जाए तो 14, है ना, तो 14/3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इशू क्या है, अगर आपने NCR और NCR+1 का रेशो अगर आपको याद है तो ही आप गाड़ी चला सकते हो। जैसे ये चीज बेसिक में सिखाई जाती है, N-R+1 अपॉन R होता है सॉल्व करने पे, NCR/NCR-1 इस गुण में हमारे पास में 15/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2n-2r+2 इस गुण में 15r दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं सबको उधर की तरफ लेके चलता हूँ, या ऐसा भी करा जा सकता है कि हम लोगों के पास में n और r के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा जिसको हम लोग लिख के रख लेते हैं। जैसे मेरे पास में एक रिलेशन आ रहा है 17r इज गुण में 2n+2, इस रिलेशन को थोड़ी सी देर के लिए लिखना ही पड़ेगा साइड में कहीं। अच्छा, अगर यहाँ NCR/NCR-1 है तो n-r+1 अपॉन r है, और अगर ये है तो हमारे को बताना चाहिए ये हो जाएगा n-r/r+1। तो ये हमारे को दे रखा 14/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3n-3r इज इक्वल में 14n-14r+14 ऐसा कुछ दिख रहा है। तो 3n इज इक्वल में फाइनली मुझे दिख रहा है 17r+14। अब क्या करा जाए, अब तो भाई ये चीज बैठा ही जाती है क्योंकि 17r दोनों में सेम है। तो मैं अगर भाई दे इन दोनों को मिला के देखता हूं तो मुझे 3n की जगह दिख रहा है, 3n तो पढ़ा देते हैं, है ना, इज इक्वल में 17r की जगह मैं रख देता हूँ 2n+2, ठीक है ना, और प्लस का हमारे पास 14 चल ही रहा है। तो n की वैल्यू मेरे पास में 16 आ गई है साहब। n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 16। मतलब मैंने अपनी तरफ से इसे सिर्फ सॉल्व करा है हल्का फुल्के लेवल पे जाकर के, और n की जगह अगर मैं 16 रखता हूं तो यहां हो जाएगा 48 और 17r+14। अगर मैं 14 को भी उधर लेके जाता हूँ 34 के हिसाब से r की वैल्यू 2 आ रही है, तो n इज इक्वल टू 16 और r की वैल्यू 2 दिख रही है मुझे। अब मुझे और क्लैरिटी हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा उस पर चलते हैं। एवरेज ऑफ ऑल 3 कोफिशिएंट, एवरेज का मतलब क्या होगा। अब एवरेज पे चलते हैं, एवरेज हमसे क्या चाहता है। एवरेज का मतलब हो जाएगा मैं तीनों का सम डिवाइड बाई 3 कर दूं। तो n की जगह पर मैं रख रहा हूं 16 और r की जगह रख रहा हूं 2, तो 16c1 r की जगह जब मैंने इसमें रखा है फर्स्ट वाले में 16c1, अगर मैंने 2 रख दिया तो 16c2, अगर मैंने r की जगह पर 2 रख दिया तो 16c3, और डिवाइड बाई में नीचे की तरफ 3। इससे मेरे पास में शायद एवरेज आ जाएगा। क्या कहते हो आप, आ जाएगा ना इससे एवरेज या नहीं आएगा? आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि पहली बात तो मुझे सबसे पहले ये कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि ये तो 16 बन गया सर। 16c2 का क्या मतलब होता है? 16c2 का मतलब होता है 16 × 15 डिवाइड बाई 2। 2 से अगर आप कैंसिल आउट कर दें 8, और यहाँ से ये 120 आ गया, प्लस इससे हटा लेते हैं, राइट। अगर देखा 16 3 का मतलब होता है 16 15 14 डिवाइड बाई नीचे की तरफ कितना 1 2 3,
तो इस 3 से गया ये 5 टाइम्स, इस 2 से गया 8 बार, तो यहाँ से देखा जाए तो 40 इंटू 14 560, तो 560 यहाँ से आ गया और डिवाइड बाई 3। अब ये अपनी तरफ से 680 तक तो जा चुका है, 680 प्लस में 696 डिवाइड बाई 3, तो 232। माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये यहाँ तक की स्टोरी में भी पकड़ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन में भी आपको ऐसा कोई बहुत खास वाली बात नहीं लगेगी, सिवाय एक जगह पे जो आपको फार्मूला है वो अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा तकलीफ देगा। अगर आपने बाइनोमियल में आपने 20 क्वेश्चन भी लगा रखे हैं ना, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से आमना सामना हो जाता है और आपको धीरे धीरे एक हल्की फुल्की प्रैक्टिस के बाद में आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन करना कैसे। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा द वैल्यू ऑफ सिग्मा 6c r 6c 6 माइनस r, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारे को सिग्मा की टर्म्स में जो भी वैल्यू दी जाती है उसके अंदर नॉर्मल वे क्या कहता है वो पहले बताता हूँ। नॉर्मल वे आपको कहता है कि सबसे पहले आप इसे एक्सपेंड कर लें, आप एक एक करके वैल्यू रखना चालू करेंगे। जैसे हमने आर की जगह 0 का तो 6c0 मल्टीप्लाइड बाई 6c6, फिर अगली बार 6c1 मल्टीप्लाइड बाई 6c1 रखने पर 6c5, फिर अगले नंबर पर आ जाएगा 6c2, और अगर आपने आर की जगह 2 रखा तो 6c4 एंड सो ऑन होते होते लास्ट में आपके पास में 6c6 इंटू में 6c, जब आपने आर की जगह पर 6 रख दिया तो 6c6 और यहाँ 6c0 हो चुका होगा। मतलब एक कोफिशिएंट बढ़ रहा है और एक में आर की वैल्यू कम होती आ रही है। अच्छा, अब कौन सा कोफिशिएंट से इसके मल्टीप्लिकेशन से कैसे आखिरकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको हल्का हल्का याद है तो आपको चीजें क्लिक करेंगी। अगर मैं सिर्फ कोफिशिएंट की बात करता हूं, कोफिशिएंट की बात भी नहीं करते, मैं आपके सामने लेट्स कीप, मैं आपके सामने 2 नंबर्स को रखता हूं, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना। मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 6 को यूज में लिया, मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स की पावर 6 को ही यूज में लिया जान करके। मैं दोनों को ओपन कर रहा हूं। ओपन करते समय पर वापस से वही सेम टू सेम अगर बाय द वे मैं चलता हूं तो मुझे पता है मैं इसको अगर जिस दिन खोलूंगा तो ये 6c0 यहाँ से 6c1x और पास में हो जाएगा 6c2x स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा यहाँ 6c3x का क्यूब एंड सो ऑन होते होते लास्ट में आ जाएगा 6c6x टू द पावर 6 मल्टीप्लाई में इसी तरह से 6c0 6c1x 6c2x स्क्वायर एंड डैश डैश लास्ट में आ जाएगा 6c6x टू द पावर 6, ऐसा चलेगा। अच्छा, अब अगर बाय द वे मैं बहुत ध्यान से सुना, अगर बाय द वे मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे को किस चीज के ऊपर फोकस रखते हुए मल्टीप्लाई करना है। मुझे चाहिए 6c0 के साथ 6c6, वो तभी आ सकता है जब ये इससे मल्टीप्लाई हो। सही है, तो हमको पता चल जाएगा, ये बन जाएगा 6c0 6c6 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस, थोड़ी सी देर के लिए साइड कर देते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, तो 61 की 65 से मल्टीप्लाई तभी होगी जब मैं ये इससे पहले वाले नंबर 65 इंटू एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब, है ना। जब मैं इसे ओपन करके इसे मल्टीप्लाई करूंगा तब होगा। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से मुझे 61 मिलेगा, 65 मिलेगा और एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई होकर के एक्स की पावर 6 भी देंगे, मतलब एक्स की पावर 6 फिर मिल गया। अब यहां से आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी कि मेरे को हर बार जो भी ये जो ऊपर जो कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है इनके मल्टीप्लिकेशन में एक्स की पावर 6 मेरे को लाना ही पड़ेगा। मैंने मेरे लिए एक्स की पावर 6 लाना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंटेंट है। अब क्वेश्चन के अंदर करना क्या होता है, बेसिकली इसमें यही सिखाया जाता है। नाउ वी विल कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स टू द पावर 6, ठीक है ना। अब क्या करना है, कंपेयर एक्स टू द पावर 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6 ऑन द बोथ द साइड्स, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर मैंने ऐसा करा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जहां ये देख रहा हूं वहीं मेरे पास में इसके राइट हैंड साइड पर इसी चीज को अगर मैं दोबारा लिखता हूं, जो मेरे पास पड़ा है उसी को दोबारा लिखता हूं, तो ये एक तरह से मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर 12 है। हाँ या ना। अच्छा, 1 प्लस एक्स की पावर 12 में अगर मेरे से किसी ने पूछा कि एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो मुझे पता है कि जो एक्स की पावर आप मुझसे मांग रहे हो वही एनसी के नीचे लगा दीजिए। माने मेरे पास में उसका कोफिशिएंट 12c6 होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन भी मैं इसे ओपन करूंगा 12c6 एक्स की पावर 6 बनेगा। आप देखिएगा जरा इसमें एक्स की पावर 6 कब आएगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो लिखा है, जो ऊपर लिखा था ये 1 प्लस एक्स की पावर 12 था और इसमें एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट 12c6 है, जबकि राइट हैंड साइड पे एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट, अब जरा मैं लिख देता हूं क्या क्या है। राइट हैंड साइड पे एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट 6c0 इंटू 6c6 प्लस 6c1 इंटू 6c5 प्लस 6c2
इंटू 6C3 एंड डैट डैश लास्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 6C6 मल्टीप्लाइड बाई 6C0 है। अगर मैं LHS और RHS में x की पावर 6 का कंपैरिजन करता हूं तो मेरे पास में ये आया, और अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों इक्वलेंट है, तो कहना मतलब मेरी तरफ से आंसर होगा 12C6 होगा। 12C6 अपने आप में सॉल्युबल है, ये एक बात। अच्छा, तब तक मैं आपको ये भी बता देता हूं, इन केस अगर बाय द वे आपके पास में यही चीज 0 से लेकर के और लास्ट तक आ रही हो तो इसको एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो ये कि ऊपर वाले का सम 12, नीचे वाले का सम 6 इज माई आंसर, खत्म होगी बात। मैंने मैं 12C6 देख के भी बता सकता था, R इज 0 से चलता। तो फिलहाल ट्रिक्स तो ट्रिक्स हैं, उनकी कमियां भी होती हैं, वो अपने आप में सही भी हो सकती हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12, 11, 10, यहाँ से देखा जाए 9, यहाँ से देखा जाए 8, यहाँ से देखा जाए 7, नीचे की तरफ देखा जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अच्छा, अब कौन कौन सी चीज़ें हटाई जा सकती हैं वो हटा लेते हैं। ये हट गया 1, ये 5 से गया 2 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 6 टाइम्स। तो अब मेरे पास में रह गया 42 इंटू 11 और इंटू 2। बहुत ही खतरनाक सा कोई नंबर सा दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी खतरनाक नहीं है। 84 इंटू 11 है, तो अगर देखा जाए इट इज नथिंग बट 84, 84, 4 2 1 9, तो 924 माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या कहते हो आप? तो मेरी तरफ से 924 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन डुएबल था और करने लायक था, बस बेसिकली आपको पता होना चाहिए था क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से डुएबल क्वेश्चन था और क्वेश्चन इजी भी था। अच्छा, अब चलते हैं और आगे। क्वेश्चन क्या था, व्हाट नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए साहब, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन में दे रखा है द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 4 इज 3। x को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। माने सीधी सी बात, इस लाइन का एक कहानी में मतलब है x इज इक्वल टू 4k प्लस 3 है। ये दिया है सामने वाले ने 4 को, मतलब किसी को भी अगर किसी भी x को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो k टाइम्स डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर 3 है तो उसे ऐड कर लो तो वापस x मिल जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो आपको दिया जा रहा है 2020 प्लस x टू द पावर 2022, इसको एक काम कर दीजिएगा 2020 लिख दीजिएगा और x की जगह लिख दीजिएगा 4k प्लस 3 होल पावर में लिख दीजिएगा 2022। अच्छा, अब इसके बाद में किस तरफ जाया जाए सर? अगर इसके बाद में चलना है, इसके बाद में तो 202, अब 2023 आ रहा है लेकिन आप 2023 में मत जाओ, 2024 पे जाओ, है ना, और प्लस में 4k और एक -1 करके छोड़ दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? क्योंकि इससे हमारे पास में आगे कुछ कॉमन लेने लायक बच रहा है। आगे क्या कॉमन लेने लायक बच रहा है भाई? देखा जाए तो अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि हमारे पास में कॉमन लेने के लिए क्या सिचुएशन बच रही है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये जो 2024 है ये भी 4 के अंदर किसी चीज का प्रोडक्ट है, राइट है। तो मैं आपको ये समझा सकता हूं कि जैसे मतलब ये 2024 अगर मैं कहूं तो ये 506 मल्टीप्लाइड बाई 4 है। सोच लेना आप तो आराम से 506, और यहां से देखा जाए 4k -1 होल पावर में 2022, राइट। अच्छा, उम्मीद है कि आपने सभी ने दिमाग तो लगा लिया होगा कि ये अपने आप में 2024 आ रहा है। आप समझिए ये भी एक k है और ये भी एक k है, एक कांस्टेंट है। तो मैं 4 को 2 बार क्यों लिखूं, इसे 4a -1 होल पावर 2022 लिख लेता हूं। और क्योंकि ये इवन है, ऊपर वाला 2022 एक इवन नंबर है, इसीलिए ये अपने आप में, ठीक है ना, जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ 8 लैम्डा प्लस 1 टाइप खुलेगा। 8 लैम्डा प्लस 1 टाइप खुलेगा। हाँ, ये 8 लैम्डा प्लस 1 टाइप खुलेगा, और अगर ये 8 लैम्डा प्लस 1 टाइप खुलेगा तो इसका मतलब ये कि इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो अपने आप में +1 होगा। एक बात। अच्छा, अब ये सर ये आया कैसे सर? आप इसे चाहें तो इसे रोक करके यूं भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने आपसे ये पूछा तो खुलेगा क्या, तो आप लिखते 2022 C0 पक्का। अच्छा, फिर ऊपर की तरफ लिखते 4a होल पावर में 2022, ठीक है ना, और पीछे जो -1 है उसकी होल पावर में 0। अगले नंबर पे लिखते 2022 C1, यहाँ लिखते 4a होल पावर में कितना 2021, इंटू में कितना, इंटू के अंदर -1 होल पावर 1, ठीक है ना। फिर लिखते 2022 C2, यहाँ लिखते 4a होल पावर में कितना 2020, ठीक है, और यहाँ लिखते -1 का स्क्वायर बोले तो प्लस का 1, तो इसे हटा लेते हैं, राइट। तो एक बार +1 एक बार -1 आने ही वाला होगा, हर बार आएगा आएगा। अच्छा, अब एक और चीज जिस पे भी गौर किया जाए कि पूरी कहानी में से अगर मैं पूरी कहानी में से सब कुछ बराबर चलाता हूं, सब सही चलाता हूं, तो मेरे पास में रिमाइंडर के नाम पे क्या बचेगा? अगर मैंने इसे 8 से डिवाइड किया है ना, तो हर चीज 8 से डिविजिबल है, क्योंकि मेरे को सारी कहानी को 8 से डिवीजन में लाना था, तो मुझे इसमें से हर चीज में से 8 8 8 8 कॉमन लेना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है 1,
हटा लेते हैं इसे 1, ये लिखा हुआ है 1, इसे हटा लेते हैं। अब आपके पास में जो बच रहा है 4 की पावर में 2022 बच रहा है, इसमें से इजीली 8 जो है बाहर आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है सर। क्या इसमें से 8 बाहर आ सकता है? आ सकता है। तकलीफ कब आएगी? तकलीफ तब आएगी जब इसका लास्ट स्टेप चल रहा होगा, तब होगा 2022 C 2022, है ना। और 4a की पावर में हो चुका होगा 0, और ये खुद 1 है, ये 0 1 हो चुका होगा,